Hello everyone. Today we are discussing about the lecture number 2 of the silent feature of the Constitution. Okay, in the previous lecture, in lecture number 1, we have discussed about the fundamental duties. Okay, so without wasting any time, let's start at the lecture number 2, and in this lecture we also covered the whole chapter. Okay, so let's start. So 11th silent feature of the Constitution is a secular state. Okay, so let's see. First statement is written is India is a secular state. Yeah, it is a absolutely right statement. And the second one is India have any particular religion as the official religion of the Indian state. No, it is a wrong statement. दोनों चीजों को समझ लेते हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. ओके, हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए इंडिपेंडेंट है. ओके, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज अ ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट. सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया का एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन है. सेकंड स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है. इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, वो सारे रिलीजन को फॉलो करने की इजाजत देता है, लेकिन इंडियन स्टेट का कोई अपने आप में एक रिलीजन नहीं है. ओके, जिसको आप कह सकते हैं कि ये ऑफिशियल रिलीजन. जैसे दुनिया में कई सारी कंट्री हैं जिनको अपन कहते हैं इट इज अ इस्लामिक कंट्री और इट इज अ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली कंट्री, लेकिन इंडिया के तौर पे आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते. इंडिया का पर्टिकुलरली अपना कोई रिलीजन नहीं है, इसलिए इंडिया डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. ओके, सो ये है. नेक्स्ट वन, देयर इज वन क्वेश्चन इन विच रिटन व्हाई वी आर कॉलिंग इंडिया इज अ सेकुलर. अपन ने ऊपर देखा इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. ओके, सो क्वेश्चन तो उठेगा ही कि अगर अपन कह रहे हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो क्यों है, अपन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है. तो जरूर इंडिया कोई ना कोई ऐसे सेकुलर के कैरेक्टर्स दिखाता होगा जिसके कारण अपन कह पा रहे हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है. ओके, बिल्कुल ऐसा ही है. सो ड्यू टू सेकुलर कैरेक्टर शोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. ओके, सो वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं उनको अपन देख लेते हैं. पहला है ए नंबर का पॉइंट कि प्रीएम्बल सिक्योर बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. कि प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि आप बिलीव कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो अपनी रिलीजन के हिसाब से, उसमें कोई रोक टोक नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाजत देता है. ओके, इस पॉइंट को मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि प्रीएम्बल करके एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, उस पर वीडियो डालेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, एक्चुअल में इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें कोई भी बात को इलेबोरेट करके नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक सुपरफिशियल नॉलेज देता है ओनली. ओके, यहाँ पे टर्म्स आएंगी जैसे प्रीएम्बल आया. ओके, सो प्रीएम्बल पे अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है. ओके, तो वहां पे सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी. अब आएंगे एक पॉइंट आएगा सिटीजनशिप. सिटीजनशिप एक पॉइंट आया, उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर है. ओके, सो इसमें सिर्फ एक ब्रीफ ऊपरी सुपरफिशियल नॉलेज दी गई है हर पॉइंट की. ओके, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर है, तो उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके. ओके, उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 किस बारे में बात करता है, कौन से कैरेक्टर के बारे में. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आर्टिकल 14 अगर मैं सीधा हिंदी वर्ड में कहूं तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून की नजरों में सब बराबर है. ओके, इसका मकसद एम क्या है, इक्वालिटी कायम करना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को कायम करना, इस लाइन का मतलब है. ओके, एक नोट का पॉइंट लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ इज नॉट यूनिवर्सल. बिल्कुल सही बात है कि कोई भी लॉ है उसकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है. हर आदमी पे एक टाइप का आप लॉ नहीं लगा सकते क्योंकि हर इंसान का स्टेटस अलग अलग है हर समय पे. ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ इज नॉट यूनिवर्सल. आर्टिकल नंबर 15 डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि आप रिलीजन के बेसिस पे किसी के संग कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ओके, आर्टिकल 16 इक्वालिटी की बात करता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है, कहां पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में. कि आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है. तो ये सारे कैरेक्टर एक एक करके अपन देख रहे हैं. जैसे इक्वालिटी की बात की, अपॉर्चुनिटी की बात की, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आर्टिकल 16 देखा, 15 देखा, तो सारी चीजें ये क्या बता रही है, कैरेक्टर्स हैं जिनसे ये प्रूफ हो रहा है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. ओके, आगे देखते हैं. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसीव एंड राइट एनी रिलीजन. देखो आर्टिकल 25 कहता है कि आपके पास राइट है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, फ्रीली पसेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपोगेट करो. ओके, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको प्रोपोगेट मतलब उसको फैला सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है. आर्टिकल 25 उसकी इजाजत देता है. ओके, आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स. जैसे कि अभी गणपति
का वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, तो अभी कोरोना के कारण तो गणपति जी नहीं बैठे, वरना गणपति जी आप देखते हैं कि जगह जगह पे अपन उनकी पूजा करते हैं। तो आर्टिकल 26 अपन को राइट देता है कि अपन किसी भी रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को। ओके, 25 आर्टिकल देख लिया, 26 आर्टिकल देख लिया। एक नोट का पॉइंट है, आर्टिकल 25 एंड 26 आर नॉट एब्सोल्यूट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। देखिए आर्टिकल 25 26 अपन को इजाजत जरूर देता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कीजिए, किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए, रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कीजिए, लेकिन नॉट एब्सोल्यूट है ये सारी थिंग। मतलब इनसे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, किसी के मोरालिटी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी की हेल्थ को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके कारण अपने जो समाज में, सोसाइटी में और लोग रह रहे हैं उसको दिक्कत हो रही है। ओके, सो आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट। ओके, सो इट इज अ 11th फंडामेंटल राइट, सेक्युलर स्टेट। ओके, सो अपन सेक्युलर स्टेट की देख रहे हैं, सेक्युलर स्टेट अभी खत्म नहीं हुआ, उसके आगे के सारे पॉइंट्स हैं। ओके, सो आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, टैक्सेस आर नॉट देयर। इट मीन्स कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो, प्रमोट करो, उसके अंदर आपको सरकार को कोई टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। ओके, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में कई सारे धर्मों के लोग पढ़ते हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी हो सकता है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से चलिए। सो आर्टिकल नंबर 28 उसके बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 29 कहता है ऑल सेक्शन हैव द राइट टू कंजर्व अवर लैंग्वेज एंड कल्चर। समझ में आ गया होगा पॉइंट? ऑल सेक्शंस के बारे में बात करता है 29 और कहता है कि अपनी कल्चर को बचा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को बचा सकते हैं आप, उसकी आपको फ्रीडम है। ओके, आर्टिकल नंबर 30 आपको क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 30 बोलता है ऑल माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ओके, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 के अंदर मैं आपको एक चेंज बताऊं कि आर्टिकल नंबर 29 जो बात करता है वो ऑल सेक्शंस की बात करता है, उसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं है, वो हर वर्ग की बात कर रहा है आर्टिकल 29। लेकिन आर्टिकल जो 30 है वो ऑल माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। मतलब एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 29 जो है वो सारे सेक्शंस, उसमें ना कोई माइनॉरिटी है ना कोई मेजॉरिटी है, उसमें सभी लोग आ गए, ऑल सेक्शंस की बात कर रहा है आर्टिकल 29। ऑल सेक्शंस के पास ये राइट है कि अपनी लैंग्वेज को बचा सकते हैं, अपनी कल्चर को बचा सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो पूरा का पूरा फोकस माइनॉरिटी के ऊपर कर रहा है। ऑल माइनॉरिटी हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। ओके, उसके बाद आर्टिकल 44 आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने जैसा नहीं है। ओके, एक नोट का पॉइंट है कि सेक्युलर जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट किया गया था। ये वर्ड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। ओके, प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में ये ऐड किया गया है। ओके, सो यहाँ पे एक साइलेंट फीचर खत्म हो गया है। ओके, सो सेक्युलर स्टेट के बाद नेक्स्ट साइलेंट फीचर 12th नंबर का जो है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइट टू वोट। ओके, जो कि ब्रिटिशर्स ने तो इंडियंस को कभी नहीं दिया था, पार्शियल तौर पे दिया गया था, लेकिन फुली तौर पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कभी भी इंडियंस को नहीं मिला ब्रिटिशर्स के राज में। ओके, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियंस को दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके, वोट अपन वोट कर सकते हैं, लोकसभा में कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में अपन वोट डाल सकते हैं। ओके, लोकसभा से लोग चुन के फिर राज्यसभा में जाते हैं, वहां वोट डालने का प्रोसीजर नहीं है, वो लोग चुन के भेजते हैं लोकसभा के मेंबर। ओके, लेकिन अपन वोट जो है वो लोकसभा में डाल सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में डाल सकते हैं। वोटिंग की एज क्या है ये देख लेते हैं। वोटिंग की एज पहले 21 ईयर्स थी। ओके, 21 ईयर से घटा के 18 ईयर कर दी गई 1989 में बाय 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ओके, पहले वोटिंग की एज थी 21 ईयर। ओके, 1989 में एक संशोधन बिल लाया गया 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 और 21 ईयर से घटा के एज कर दी गई 18 ईयर्स। ओके,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो वोट डालने का अधिकार है वो क्या शो करती है, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को शो करती है। ओके, सो ये 12 साइलेंट फीचर था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बाद 13 साइलेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया एक ड्यूअल पॉलिटी वाली कंट्री है, लेकिन सिंगल उसमें सिटीजनशिप है। ड्यूअल पॉलिटी मींस अपने यहाँ पे एक तो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, ओके, एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है, उनकी पावर्स अलग अलग होती हैं, तो ड्यूअल पॉलिटी होती है बट सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप का मीन्स है कि इंडिया में जो सिटीजन है, जो नागरिक है इंडिया का, उसके पास सिर्फ सेंटर की सिटीजनशिप है, उसके पास सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप है। ओके, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में और स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। मींस अगर आप यूएसए में रह रहे हैं तो आपके पास एक तो यूएसए की सिटीजनशिप होगी, वहां की नागरिकता होगी, दूसरा आप जिस शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो आपके पास न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप होगी। ओके, तो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप का वहां पे वो मिलता है, अधिकार मिलता है। मान लीजिए आपने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा में शिफ्ट कर लिया तो फिर आपको फिर फ्लोरिडा की सिटीजनशिप बनवानी पड़ेगी, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप का वहां पे कॉन्सेप्ट चलता है। सो ये 13 साइलेंट फीचर है सिटीजनशिप। ओके, सिंगल सिटीजनशिप के बाद 14 साइलेंट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज में 4 नाम लिखे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इंडिपेंडेंट बॉडीज का मीन्स ये है कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काबू नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ये बॉडीज। मीन्स ये बॉडीज किसी के भी द्वारा इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकती, इन पे सरकारें दबाव नहीं डाल सकती, ये अपनी मर्जी के हिसाब से काम करती हैं। ओके, और जरूरत पड़ने पे ये सरकार को भी इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं। ओके, सो ये इंडिपेंडेंट बॉडी, इन पे किसी का भी अधिकार नहीं है। जिसमें इलेक्शन कमीशन आती है, जो इलेक्शन करवाते हैं लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑडिट देखती हैं, पैसे का लेन देन देखते हैं इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, ऑडिट करती हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जैसा कि सब जानते हैं कि ये एग्जामिनेशन करवाती है। ओके, और सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करवाती है। ओके, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट के लिए काम करती है। सो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने जैसा नहीं है, बहुत छोटी सी और सिंपल चीजें हैं। सो इंडिपेंडेंट बॉडी, ये 14 साइलेंट फीचर है। 15 साइलेंट फीचर है इमरजेंसी प्रोविंसेस। ओके, इमरजेंसी प्रोविंसेस, इमरजेंसी के प्रोविंसेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि आप समय पड़ने पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी की जरूरत क्या है? टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जब भी देश की एकता पे बात आएगी, इंटीग्रिटी पे, यूनिटी पे, सिक्योरिटी पे, सोवरेनिटी पे जब भी बात आएगी तो इमरजेंसी प्रोविजंस की हेल्प ली जाएगी। 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। नेशनल होता है जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगाया गया था, आर्टिकल 352 में इसका जिक्र है, नेशनल इमरजेंसी प्रोविंसेस। ओके, स्टेट इमरजेंसी प्रोविंसेस प्रेसिडेंट रूल जिसमें लागू हो जाता है, जो जम्मू कश्मीर पे बहुत बार लग चुका है कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी जाती है तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, तो उसको स्टेट इमरजेंसी प्रोविंसेस बोलते हैं। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, जीडीपी बहुत ज्यादा गिर जाती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। सो 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविंसेस हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमरजेंसी प्रोविंसेस के दौरान सेंटर की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और स्टेट की पावर बिल्कुल कम हो जाती है। मींस स्टेट की अपनी कोई पावर नहीं रहती, वो सेंटर के अंदर आ जाता है। ओके, फेडरल सिस्टम जो है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में कैसा है, फेडरल सिस्टम रहता है अपने इंडिया में कि सेंटर के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, सबके पास अपनी अपनी पावर है, दोनों के पास स्टेट की अपनी कुछ पावर है, सेंटर की अपनी कुछ पावर है, तो फेडरल सिस्टम लागू रहता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे फेडरल सिस्टम चेंज हो जाता है यूनिटरी सिस्टम में, जिसमें स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती, अब बस सब कुछ यूनिटरी हो गया। यूनिटरी हो गया का क्या मीन है, सबको सेंटर के पास चला गया, सेंटर के पास पूरी पावर चली गई। सो फेडरल सिस्टम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, फेडरल सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी सिस्टम में इमरजेंसी के टाइम पे। सो सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। सो ये 15 है इमरजेंसी प्रोविंसेस, साइलेंट फीचर है। ओके, 16 साइलेंट फीचर है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि अपन पीछे देखते हुए आ रहे हैं कि ओरिजिनली इंडिया में ड्यूअल पॉलिटी होती है, सेंटर की और स्टेट की, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1992 में, जिसमें 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट ऐड की गई। 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट मींस लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट एक तो स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, एक सेंटर की गवर्नमेंट हो गई, एक लोकल गवर्नमेंट हो गई। लोकल गवर्नमेंट के अंदर पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज आ जाती हैं।
ओके, सो 73 अमेंडमेंट एक्ट पंचायत की बात करता है और 74 अमेंडमेंट एक्ट म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। सो इंडिया में 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज, आफ्टर दिस द चैप्टर इज कंप्लीटेड, द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसाइज तो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, कई सारे लोग करते हैं। उस क्रिटिसिज्म के उनके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है उनका कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, लोग आगे बोलते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। ओके, जबकि बी आर अम्बेडकर जी ने उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, यूनियन एंड टेरिटरी वाला जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने, कि बोरो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसके लिए एक वर्ड दिया था बी आर अम्बेडकर जी ने, रैनसैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट भी कहा जाता है इसको, ये इसका क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन का। लोग कहते हैं कि ये तो 1935 का जो एक्ट है बिल्कुल वो कार्बन कॉपी कर दिया गया है, सिर्फ उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐड कर दिया, बाकी पूरा 1935 का एक्ट जैसा है। ये तो अनगांधीयन है, मतलब गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो नहीं करता, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। बहुत बड़ा साइज है इसका, एलिफेंटाइज साइज है, ऐसा लोग कहते हैं। वो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, होना जरूरी भी है। ओके, ये सारे क्रिटिसिज्म पॉइंट है, पर जो अगर आप इनके पीछे का लॉजिक समझेंगे तो ये सारे आपको समझ में आएगा कि हर एक चीज इसमें से जरूरी है। अगर आप बोल रहे हैं कि एलिफेंट साइज है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है अपना, वो होना जरूरी भी है, क्योंकि इतना सारा कल्चर है, आप कैसे उसको छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन में समा पाएंगे। सो क्रिटिसाइज करते लोग, और पर उसके पीछे बहुत लॉजिक भी है जो उसको जस्टिफाई भी करता है। पैराडाइज ऑफ द लॉयर मीन्स, बहुत ऐसा बोलते लोग कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, बहुत सारी लीगल लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। ओके, सो ये क्रिटिसिज्म है। सो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड इन द 2 lectures. ओके, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।